जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आपका जो सेशन चल रहा था वो संविधान में क्या चल रहा था। हम लोग पढ़ रहे थे मूल अधिकार। मूल अधिकार हमने क्या किया, पढ़ लिया था। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, 3 अनुच्छेद कहते हैं, सभी लोग छोड़ देते हैं। लेकिन हम वो 3 अनुच्छेद नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपको अभी तक पढ़े क्या, हम पहले ये देखेंगे। मूल अधिकार आपको मैंने बताया था कि भाग 3 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मूल अधिकार पढ़ते हैं। मूल अधिकार मैंने वर्णन किया था क्या, कि जो अनुच्छेद कहां से कहां तक होता है। अनुच्छेद आपका 12 से लेकर 35 तक। जो हम 12 से लेकर कहां तक पढ़ चुके हैं, 12 से लेकर 32 तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़े कहां, इसके आगे। लेकिन मैंने एक चीज आपसे बताया था, उसको पहले आप देखते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि जो अनुच्छेद क्या है, 32। अनुच्छेद 32 में मैंने बताया था, इसको क्या कहा था, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंबेडकर इन्होंने कहा कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ध्यान देना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। लेकिन जो हमने प्रस्तावना को भी तो आत्मा कहते थे, तो संविधान की कुंजी आत्मा कहते थे। लेकिन जो संविधान में प्रस्तावना को ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है। एक चीज आपको ध्यान देना है कि आखिर में इसमें क्या डिफरेंस है। कल मैंने इसमें अनुच्छेद प्रस्तावना की जगह अनुच्छेद 32 लिख दिया था, उसे क्या करना, संशोधन कर लेना, ठीक है। कहा है, ये चीजें आपको क्या किया था, मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। और मैंने ये चीज और बताया था कि जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की याचिका दायर की जाती है। 5 प्रकार की याचिका दायर की जाती है। अब मैंने बताया था कि याचिका आप 2 जगह दायर कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा था कि पहले इसमें कितने प्रकार की याचिका, 5। पहला क्या है, पहला मैंने बताया था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर दूसरा मैंने क्या होता था, परमादेश। आपको मैंने क्या कहा था, परमादेश के बाद देखिए आपका परमादेश के बाद मैंने क्या बताया था आपको, याद है आपको, याद है कि नहीं बताइए, चलिए आप बताइए 5 का। आपको बताने के लिए मैंने कहा, जो कि बंदी प्रतीक्षा, परमादेश, अधिकार परीक्षा, और चौथा आपका है प्रतिषेध, और 5वां मैंने बताया था क्या, बताइए, उत्प्रेषण। मैंने ये बताया था कि जो ये शुरुआती 3 है, ये सुप्रीम कोर्ट सरकार के विरुद्ध जारी करती है, सरकार के विरुद्ध जारी करती है। और मैंने जो ये दोनों बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है, अपने अधीन न्यायालयों के प्रति क्या करती है, ये जारी करती है। अपने अधीन मतलब अपने अधीन कौन, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय
के विरुद्ध जारी करती है। क्या करती है? जारी करती है। मैंने इतना आपको क्या किया था, पिछले क्लास में बताया था, और मैंने एक चीज लिखवाया था कि उत्प्रेषण को और किस नाम से जाना जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, हाई कोर्ट पर अपना क्या करती है, विरोध जारी कुछ करती है, तो क्या करती है, अभी तक तो सरकार करती है तो क्या करती है, सस्पेंड कर देती है, अधिकारियों को देखते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अपने हाई कोर्ट अध्यक्ष न्यायालय के खिलाफ कहते हैं क्या कोई जारी करती है, तो मैंने बताया था प्रतिषेध अर्थात मना करना, उत्प्रेषण मतलब क्या करना, रोक लगा देना, उस पर जांच बैठा देना। तो मैंने बताया था कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसे हम, ये दो प्रकार के रिट है, तो इसे बोलते हैं पोस्टमार्टम रिट। पोस्टमार्टम रिट। मैंने आपको इतना क्या किया था, बता दिया था। आपको अगर ध्यान होगा तो मैंने कहा था कि इतना आपका क्या होता है, इसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए इसके आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, ध्यान से देखना, इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब इसके आगे जो हमारा अनुच्छेद 33 है। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि, संसद को यह अधिकार है कि सैन्य बलों पर मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। क्या कर सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है। मतलब कहने का क्या अर्थ है, जैसे हमारे संसद को अधिकार है कि सैन्य बलों के, यहां पर लिख लीजिए, सैन्य बलों के मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। मूल अधिकार होते क्या है, आप समझ चुके हैं। अभी एक से मैंने बताया कि 12 से लेकर, यानी कि 14 से लेकर 32 तक हमने जितने मूल अधिकार पढ़े, उस पर क्या करती है संसद, सरकार, यानी कि जो हमारी सेना है ना, सेना में कौन, आर्मी, नेवी और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। जैसे आज सूचना हो गई, आज सूचना मतलब समझ रहे हैं, सीबीआई, जैसे हमारा RAW हो गया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वाले में। जैसे में आज सूचना में हमारा एक प्रकार से IT को भी ले लेते हैं। जो ये नियम बनते हैं, कौन कौन नियम बनते हैं, इन पर अधिकारों पर ये नियम बनता है कि क्या कर सकते हैं, ये इनके अधिकारों पर क्या कर सकते हैं, प्रतिबंध ला सकते हैं। प्रतिबंध का मतलब यह है कि इन्हें सोशल मीडिया में कोई भी सूचना देने के लिए वो प्रतिबंध लगा सकते हैं, अर्थात इनके जीवन शैली जो चलेगी वो पूरे अपने फोर्स के अलावा ही चलेगी। आप कोई भी सूचना किसी को क्या कर सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं। आर्मी वालों को देखा जाता है, नेवी वाले फोर्स जब वो अपनी ड्यूटी पर होते हैं तो उनके ड्यूटी पर केवल उनका क्या होता है, हैंडसेट होता है, और उनकी मोबाइल को क्या कर दिया जाता है, ऑफ कर दिया जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत सेनाओं को, अर्थात उन्हें सोशल मीडिया पर अपनी क्रिया को क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगाया गया है, तो प्रतिबंध किसके अनुसार लगाया गया है, आपका संसद लगाएगी अनुच्छेद 33 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 33 के तहत। और अनुच्छेद 33 के तहत लगाएगी। और अनुच्छेद 34 में क्या है, अनुच्छेद 34 में जो ये सब बने हैं ना, इन पर एक नियम बनेगा, एक नियम बनाया गया है, इन सब पर क्या बनेगा, यानी कि यहां पर लिख दूंगा, यहां पर देखिए, इसमें अनुच्छेद 34 में सैन्य बलों के मूल अधिकारों पर, इसमें एक चीज और आता है, जैसे हमारी जो पुलिस होती है ना, पुलिस को भी ये सब क्या है, पब्लिक लोक व्यवस्था के अनुसार इसको भी क्या करना है, ज्यादा सूचना आके अपना प्रसारित नहीं करना है। सैन्य बलों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंधित नियम बनाने का अधिकार, प्रतिबंधित नियम बनाने का
प्रावधान, प्रावधान यानी कि जो अनुच्छेद 34 में है, सैन्य बलों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध का नियम क्या करता है, यहाँ पर जारी किया जाता है। ये बात दोनों समझ में आई, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए इसी में एक क्या होता है, सैन्य नियम बना होगा, जैसे मैं कहां पर देखे होंगे, एक नियम बनाया जाता है आपका, जैसे बॉर्डर पर जो मौजूद होते हैं, बॉर्डर पर जो देश हैं देखे होंगे आप, एक नियम के द्वारा क्या बनाया जाता है, कुछ ऐसे राज्य भी हैं उनके नियम, जैसे तिब्बत वाला देखे होंगे। तो हमारा जो ध्यान देखना, मिजोरम है, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, और आपका एक पूर्वी देश में जो है असम राइफल्स सुने होंगे। ये सब नियम किसके थ्रू बनाकर रखे गए हैं, अनुच्छेद 34 के थ्रू बनाए गए हैं, कि क्या कर सकते हैं, मूल अधिकारों को प्रतिबंध लगाया जाता है आप पर, और आप किसी भी के साथ क्या करते हैं, अपनी लोकेशन क्या करते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं आप कहां पर हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 34 में बात कहा गया है। अब हम अनुच्छेद क्या करेंगे, 35 देखते हैं। अनुच्छेद 35 में क्या है, तो अनुच्छेद 35 हमारा ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद 35 में क्या है। अनुच्छेद 35 कहता है, अनुच्छेद 35 कि जो मूल अधिकारों में संशोधन या परिवर्तन होगा, मूल अधिकारों में संशोधन एवं परिवर्तन का प्रावधान का, मूल अधिकारों में संशोधन परिवर्तन का अधिकार केवल संसद में निहित है, संसद में निहित है। किसमें निहित है, संसद में निहित है। ठीक है, आवाज देख लीजिएगा, थोड़ा क्लियर है ना मेरी। ये देखेंगे कि मैंने आपको जो बताए बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोग करते क्या, ऐसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको छोड़कर इसे आगे नहीं बढ़ना है, आप हमें पूरा पढ़ना है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, हमने मूल अधिकार में संशोधन परिवर्तन का अधिकार केवल संसद में निहित है, अर्थात अगर मूल अधिकार में कोई परिवर्तन कर सकता है तो केवल संसद करेगी, उसके अलावा और कोई करेगा। बात समझ में। अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब यहां पर देखेंगे ध्यान से, जो अब अगला टॉपिक है हमारा भाग 4। क्या पढ़ेंगे हम लोग, भाग 4 पढ़ेंगे। अब भाग 4 में क्या है बताइए, राज्य के नीति निर्देशक या निदेशक तत्व, क्या बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे बोलते हैं डीपीएसपी। क्या बोलते हैं, डीपीएसपी बोलते हैं इसे, डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव, डायरेक्टिव के बाद आपको क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका वर्णन हम पढ़ेंगे क्या, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, जो हम पढ़ेंगे, यहां पर ध्यान से देखेंगे आप। जब ये हमारा कहां से, अगर आपसे पूछेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का किसके देश संविधान से लिया गया, तो यह आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया, देश के संविधान से लिया गया है, संविधान से लिया गया है। इसका मतलब क्या है, जब भी संविधान में नए कानून का समावेश होगा,
समावेश होगा तो उसे डीपीएसपी राज्य के निर्देशक तत्व के राज्य के नीति निदेशक तत्व के प्रावधानों से प्रावधानों को ध्यान में रखकर राज्य की नीति को बनाने में ध्यान रखना होगा। क्या करना होगा? ध्यान रखना होगा। आप इतना उतारिए जल्द। देखिए आपके लाइट कट गई। चलिए आपको दिख रहा होगा लाइट कट गई, फिर भी इसका उपयोग करेंगे यहाँ पर। देखिए मैंने बताया जो संविधान निर्माताएं हैं, संविधान निर्माताओं द्वारा सरकार की आगामी नीति बनाने में डीपीएसपी के दिशा निर्देश को ध्यान में रखकर निर्माण करना होगा। ये कौन कहता है? डीपीएसपी कहता है। जब डीपीएसपी इतनी बात आती है तो आप इसके बाद करना क्या होता है ध्यान समझेंगे। समझने में ये है आपको कि जो हमारा लोक कल्याण की सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए नीति बनानी होगी। ये कौन कहता है? हमारा जो डीपीएसपी है ये कहता है इस तरह होगा। बात समझ में आई? ये आपका कंडीशन इस पर आपका होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कि नहीं हमें करना क्या है? संविधान निर्माताओं द्वारा सरकार के आगामी नीति बनाने में डीपीएसपी के विरुद्ध दिशा निर्देश को ध्यान में रखकर निर्माण करना होगा। और डीपीएसपी कहता है लोक कल्याण की सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए नीति बनानी होगी। इतना तो हो गया कौन डीपीएसपी कहता है। लेकिन इसमें जो हम पढ़ते हैं क्या ध्यान देखना, जो हमें पढ़ना क्या है, मैंने ऊपर क्या इरेजर कर दिया क्या? देखिए भाग 4 में हम कहां से कहां तक पढ़ते हैं? डीपीएसपी के बारे में जो पढ़ते हैं हम अनुच्छेद 36 से 51 तक। कितना तक? 36 से 51 तक। तो पहले हम करते क्या है कि एक बार संक्षिप्त सभी क्या करते हैं अनुच्छेदों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर ध्यान से देखना, जो हम करते क्या है देखिए आगे हम आपको अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के बारे में जो होता है उसे देखिए संक्षिप्त में। ये देखिए अगला बता देता हूँ संक्षिप्त के बारे में, उसके बाद आगे बताता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो अनुच्छेद 36 है हमारा, इसमें नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। यानी कि मैंने एक चीज और बताया था कि मूल अधिकार में जो मूल अधिकार है आपका अनुच्छेद क्या 12। अनुच्छेद 12 में भी हमने क्या पढ़ा था कि राज्य की परिभाषा पढ़ा था। वहां पर भी क्या पढ़ा था हमने? राज्य की परिभाषा के बारे में पढ़ा था। और यहाँ पर भी राज्य की परिभाषा के बारे में, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में, यानी कि राज्य कोई भी नियम बनाएगा तो डीपीएसपी के थ्रू ही बनाएगा। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 37 कहता है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। जो डीपीएसपी है वो न्यायालय में इसके क्या करते हैं, अगर आपका डीपीएसपी के थ्रू आपको क्या करता है कोई भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो इसके खिलाफ आप क्या न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ये अनुच्छेद क्या 37 में कहता है। फिर कर रहा है अनुच्छेद 38 क्या करता है? राज्य लोक व्यवस्था की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था।
यानी कि आप क्या करें, किसी सार्वजनिक चीज को अगर वो समाज का यानी कि वो सार्वजनिक तरीके से बनाया गया है तो आपका एक फर्ज बनता है कि उसकी सुरक्षा आप भी करेंगे। फिर कह रहा है कि 39 क अनुच्छेद 39 का सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता। यदि आपको क्या है न्यायालय में जाएंगे तो आपको समान न्याय मिलेगा, निःशुल्क विधिक सहायता। यदि आप गरीब हैं तो आपको एक क्या होगा, एक विधिक सहायता के लिए एक वकील, सरकारी वकील आपको दिया जाएगा, जिसे हम एपीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीओ। अगर आपसे पूछता है कि आपको जो सरकारी वकील मिलते हैं जब आपके पास निःशुल्क, तो किस अनुच्छेद के तहत मिलते हैं? अनुच्छेद 39 क के तहत। अनुच्छेद आपका 40 जो होता है इंपॉर्टेंट है बहुत, यानी कि इंपॉर्टेंट इसलिए कि एग्जाम में बार बार पूछता है ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। फिर आपका अनुच्छेद 41 आता है, कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। मतलब आप कहीं भी राज्य में जाते हैं, आपकी जीविका नहीं चल रही है, तो वहां की सरकार को क्या होगा, कोई नियम के थ्रू या चाहे किसी भी व्यवस्था से आपको क्या करेगी, रोजगार देने की व्यवस्था करेगी। ये आपका अनुच्छेद 41 में कहा गया है। और आपको शिक्षा देने का अधिकार, यानी कि राज्य को शिक्षा देने का अधिकार भी अनुच्छेद 41 द्वारा कहा गया कि अगर आप शिक्षा देने के, अगर किसी को शिक्षा देना है तब किसके अनुसार शिक्षा देने की बात की गई, शिक्षा देने का अधिकार की बात कर रहा हूं। ये नहीं कि किसमें वर्णन है, ये ध्यान देना। तो काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। अनुच्छेद 42 में क्या है, काम की न्याय संगत और मानुषिक दशाओं तक प्रस्तुत सहायता का उपबंध। न्याय संगत मतलब सभी के साथ समान न्याय होगा, और मानवोचित दशाओं सबके साथ होगा क्या, कि समान व्यवहार करना होगा। मानवोचित दशाओं अर्थात उसके कभी भी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसा व्यवहार हमको सबके साथ करना है। और प्रसूति का उपबंध मतलब कि अगर राज्य की किसी भी महिला को प्रसव, समझी रहे हैं आप, प्रसव की पीड़ा जो होती है, अगर प्रसूति के मतलब जब उसे बच्चे क्या करते हैं, पैदा करने की स्थिति आ जाती है, तो उसे क्या करते हैं, उसका उपबंध करना हो कि अच्छे तरीके से उसको व्यवस्था मिल सके, अर्थात स्वास्थ्य संबंधी उसे सुरक्षा मिल सके। ये था आपका कितना, हमने बताया अनुच्छेद 42 तक। अब अनुच्छेद 43 से लेकर हम कहां देखते हैं, अनुच्छेद 41 तक। देखिए आगे, देखिए दोस्तों, आगे हमने पढ़ लिया 43 42 तक। अनुच्छेद 43 में क्या कहता है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। मतलब अगर मजदूर को आप काम करवाते हैं तो उन्हें एक निश्चित रुपया देना होगा, अर्थात निश्चित उसकी मजदूरी होनी चाहिए जिससे उसका घर का लालन पालन पोषण हो चुके। फिर कह रहे अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। सिविल संहिता का मतलब मैंने आपको बताया था कि समान तरीके से क्या, उनको हर एक कोई भी हो, आपका जो धनवान हो चाहे गरीब हो, उसके समान नागरिकता देनी चाहिए, यानी कि समान सिविल संहिता। मतलब ये नहीं है कि न्यायालय में गए तो क्या है कि अमीर है तो इसको क्या कर देंगे, अधिक प्रावधान दे देंगे, इसको कम दे देंगे, ऐसा नहीं। फिर क्या है, अनुच्छेद 45, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। यानी कि मैंने कहा था कि एक अनुच्छेद 41 क वाला जो है वो वाला वहां पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बचपन यानी कि छोटे से लेकर 6 वर्ष तक, और वहां पर क्या था 6 से 14 वर्ष तक। फिर अनुच्छेद 46 में कहता है SC ST, OBC नहीं होगा, OBC मत डालिएगा, SC ST और अनुच्छेद 46 कहता है अनुच्छेद SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। मतलब अगर देखा जाए कि वो बहुत ज्यादा गरीब है तो उसके लिए क्या कर रहा है, एक और नियम बनाकर उसे क्या किया जाएगा, उसको विकास के आगे के लिए शिक्षा और अर्थ का क्या, अर्थ मतलब पैसा देकर। देखिए उनकी आज हमारी सरकार क्या कर रही है, PM सरकार यानी कि मोदी सरकार, मैं विशेष की तरह नहीं, कोई भी सरकार आएगी तो करेगी कि क्या करें कि जो गरीब वर्ग है उनको छात्रवृत्ति की सहायता देकर उन्हें शिक्षा आगे ग्रहण करवाते हैं। वो किसके द्वारा, अनुच्छेद 46 के द्वारा। वो आगे जाकर और भी अच्छा पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनकी कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 46 के तहत SC ST अन्य दुर्बल वर्गों को छात्रवृत्ति के प्रावधान के द्वारा उन्हें क्या करा, आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रावधान देता है। फिर अनुच्छेद 47 कहता है, अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य का एक कर्तव्य कि प्रत्येक नागरिक के पोषाहार स्तर और स्वास्थ्य की देखभाल करेगा। तो ऐसा संभव कहाँ है, वो भी यूपी में। देख रहे इतनी संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये बात ध्यान देना कि पोषाहार स्तर स्वास्थ्य की देखभाल राज्य का कर्तव्य हो गया। अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 48 का इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है ये और ये वाला। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन, यानी कि कृषि को भी क्या कर सकते हैं, अपना व्यवसाय चला सकता है।
या तो कृषि के द्वारा, या तो पशुपालन या कुक्कुट पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन, सुअर पालन, जो पाल कर क्या करना अपना व्यवहार कर सकता है। अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 48 के तहत। फिर अनुच्छेद 48 का कहता है राष्ट्रीय पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन। आपको करना क्या होगा? आपका पर्यावरण का संरक्षण में अर्थात आपको अपना महत्व देना होगा। प्रत्येक पेड़ पौधे की आपकी रक्षा करना एक कर्तव्य है कि किसी प्रकार का कोई हानि ना पहुंचे। ये ना आपकी पटाखा बहुत ज्यादा फोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, क्या एग्जाम क्या होता है, सॉरी, पर्यावरण दूषित है, नहीं, पर्यावरण का संरक्षण करना एक मानव का अधिकार है। वो अनुच्छेद किसमें? 48 का में कहा गया। फिर अनुच्छेद 49 का राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और क्या स्थानों का संरक्षण। जैसे हमारा जो राष्ट्रीय स्मारक है, मतलब लाल किला हो गया, जैसे में हमारे गांव के स्कूल भी हो गए, और जो ताजमहल हो गया, ये सब हमारे राष्ट्रीय स्मारक है। राष्ट्रीय स्मारक में होता क्या है कि उन्हें आप क्षति नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उसके अपनी संस्कृति क्या करेंगे? संरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। ये अनुच्छेद 49 में कहा गया। फिर अनुच्छेद 50 में कहा कि जो कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग बंटवारा होगा, ये एक नहीं होंगे। अर्थात कार्यपालिका मतलब देखते हैं पुलिस और ये सब अलग अलग फोर्सें हो गए, और न्यायपालिका मतलब न्याय से संबंधित, ये दोनों का अलग अलग कार्य क्षेत्र होगा, एक नहीं होगा। ये किसमें रोल किया गया? अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 में कहता है कि प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य क्या होगा कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखेगा, और जिसमें क्या होगा? देश के विकास में वो कार्यभार लेगा। बात समझ में आई? आप पहले इतना जितना मैंने संक्षिप्त वर्णन आपको किया है बीपीएससी का, पहले आप याद कर जाइए पूरा एकदम अच्छी तरीके से। कल हम इसके बारे में विस्तारित रूप से एकदम पढ़ेंगे, सब अनुच्छेदों के बारे में, और फिर इसके बाद आगे इसको कल एक चैप्टर खत्म होगा। जब भी मैं ये चैप्टर चाहे कोई भी चैप्टर मैं करता क्या हूं कि जितना आपको मैंने पढ़ा दिया अब तक, उसका क्या करता हूं, इस संडे को आपको पूरा एक बार क्या होगा? रिवीजन करा दिया जाता है, कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं क्लोज आपका यही रखता हूं, और अपनी पढ़ाई कब क्या करिए? जारी रखिए दोस्तों। देखिए, जब तक आप अपने लिए नहीं जगेंगे तब तक आपको सफलता मिलेगी नहीं दोस्तों। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं इतना आप क्या करिए? रफ हो चाहे जैसे भी हो, आप याद करिए, जितना अधिक से अधिक याद कर सकते हैं याद करिए। ठीक है दोस्तों, ये क्लास मैं आपका आज यही रखता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।